गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2020। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें बताया है कि इंडिया का क्लाइमेट 2020 जो था हमारा साल उसमें कैसा रहा है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो ये 2020 था, ये एट्थ वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था 1901 से लेके आज तक। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट 120 साल की हमारी हिस्ट्री में एट्थ वार्मेस्ट ईयर था ये, जो हमारा 2020 जो ये साल था, बहुत ज़्यादा गर्म था ये। ठीक है। तो ऐसे ही पिछले 15 सालों में जो टोटल हमारे टॉप के 15 ईयर्स हैं, उनमें से 12 जो ईयर्स हैं वो पिछले 15 सालों में ही सबसे वार्म रहे हैं हमारे। तो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा हो रहा है ये। ठीक है। जो लास्ट डेकेड था हमारा, 2001 से 2010, और जो 2011 से 2012 का जो बीच का टाइम था, ये 2010 से एक आई मीन मतलब 2010 से जो 2020 का टाइम था हमारा, ये वार्मेस्ट डेकेड ऑन रिकॉर्ड था हमारे लिए। ठीक है। तो बहुत ही ये सारा इशारा किस तरफ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हमको अर्जेंट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ये आपको सारा डेटा मिल रहा है उसके लिए। ठीक है। तो अगर आप कभी आंसर लिखोगे अपना मेंस के लिए, तो उसमें आप इस रिपोर्ट का एक तरह से आप ज़िक्र कर सकते हो कि क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज जो रिपोर्ट थी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उन्होंने ये बताया है कि ये बहुत वार्म ईयर थे और ये डेकेड बहुत वार्म था। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो 2020 है वो, उसमें साउथ वेस्ट मानसून जो सीज़न था वो अबव नॉर्मल रहा है। जो 2020 का हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीज़न है, मतलब जो सर्दी की बारिश है हमारी, वो जो है वो नॉर्मल रही है। 5 साइक्लोन्स आए हैं हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन में इस साल। और अदर हाई इम्पैक्ट वेदर इवेंट्स भी हुई हैं, जैसे हैवी रेनफॉल, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कोल्ड वेव एटसेट्रा। ठीक है। अब ये आपको ना एक रेनफॉल प्रेडिक्शन, ऑफ कोर्स इसमें ये पार्ट है, इतना मतलब डिटेल में नहीं दिया है, बट आपको पता होना चाहिए कि रेनफॉल की प्रेडिक्शन जो है आईएमडी कैसे करता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज जो एलपीए है लिखा है, जैसे कि अबव नॉर्मल है, तो कैसे पता लगता है कि अबव नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है या फिर एक्सेस रेनफॉल है, ये कैसे पता लगता है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो मॉनसून को नॉर्मल या फिर डेफिशिएंट में बांटता है, और उसके लिए क्या वो डेटा यूज़ करता है। एलपीए क्या होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, कि जैसे समझ लो बहुत लंबे टाइम तक वो देख रहे हैं कि एवरेज कितनी बारिश हो रही है। समझ लो एग्जांपल ले लो कि 1000 सेंटीमीटर की बारिश बारिश होती है टोटल, एक एवरेज रेनफॉल होती है। ठीक है। तो उससे उसके हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है। तो डेफिशिएंट रेनफॉल क्या होती है? डेफिशिएंट रेनफॉल होती है कि अगर एक्चुअल रेनफॉल, समझ लो अगर पहले जैसे मैं आपको एक यूनिट ले रहा था 1000, अगर उसकी 90% से कम बारिश होती है उस साल, तो उसको हम कहेंगे कि डेफिशिएंट रेनफॉल हुई है। ठीक है। और ये लॉन्ग पीरियड एवरेज कितना होता है, 50 ईयर पीरियड का एवरेज होता है। ये पिछले 50 सालों की एवरेज निकाली जाती है, उसको हम एलपीए कहते हैं। तो पिछले 50 सालों की जो एवरेज है उसका अगर 90% से कम बारिश होती है, तो हम उस साल को हम कहते हैं डेफिशिएंट रेनफॉल। एक्सेस रेनफॉल के लिए परसेंटेज क्या होती है, अगर 110% ऑफ एलपीए से ज़्यादा हो। नॉर्मल रेनफॉल के लिए क्या परसेंटेज होती है, 96 से 104% के बीच में अगर बारिश हो रही है, तो उसको हम नॉर्मल रेनफॉल कहते हैं। अब लेकिन रिसेंटली आईएमडी ने अपनी डेफिनेशन को चेंज कर दिया है, नॉर्मल मानसून की डेफिनेशन को चेंज किया है, और उसको 89 से 88 सेंटीमीटर सब कर दिया है। ठीक है। अब ये परसेंटेज जो है वो तो यही है, 96 से 104, लेकिन जो नॉर्मल रेनफॉल है वो 89, जैसे मैं आपको 1000 बहुत ज़्यादा यूनिट लेके बता रहा था, बट ऑफ कोर्स ये मैं आपको वो सिर्फ सपोज करने के लिए कह रहा था। तो 88 सेंटीमीटर्स की अगर बारिश हो रही है एक साल में, तो उसको हम नॉर्मल रेनफॉल कहेंगे। ठीक है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो 1875 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर है। वो मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस देख रहा है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, और इवन सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होती है, जो हमारी अर्थक्वेक वगैरह से रिलेटेड स्टडीज़ होती है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो वो भी जो है वो हमारा इंडियन इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही देखता है। ठीक है। तो एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको वॉइस पे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, तो प्लीज़ बेयर विद मी, आई हैव अ कोल्ड। सो आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, और अगर नहीं लग रहा है तो जस्ट कैरी ऑन। आप जो जो नॉर्मल आपको लग रहा है तो इट्स वेल एंड गुड।
ठीक है? बट अगर आपको वॉइस में थोड़ी-सी अजीब-सी वॉइस लग रही है तो आई जस्ट बेयर विद मी बिकॉज़ आई हैव कोल्ड, तो आप उसको अवॉइड करो, ठीक है? सिर्फ़ वॉइस पे ध्यान दो। तो संभाजी नगर, अब संभाजी नगर जो है वो न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है महाराष्ट्र में, वो कह रही है कि औरंगाबाद जो सिटी है उसको, महाराष्ट्र में जो सिटी है उसको नाम चेंज करके संभाजी नगर करने की वो बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के नाम बदलने की बात चलती रहती है। तो ऐसे ही औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर करने की बात हो रही है। तो इसका क्यों नाम बदलने की बात हो रही है? इसको सिटी को 1610 में मलिक अकबर ने, निजाम शाही डायनेस्टी के जो मलिक अकबर जी थे उन्होंने इसको बनाया था। और क्योंकि औरंगाबाद में मुगल एम्परर औरंगज़ेब अपनी लाइफ टाइम, मतलब अब जब तक वो मरे नहीं थे तब तक वो वहीं रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे जो छत्रपति संभाजी महाराज थे, जो कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं, उनके बेटे थे, उनको वहाँ पर टॉर्चर करके मारा था। तो इसीलिए जो वहाँ के जो पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स, वो ये कह रही है कि जो औरंगाबाद है इट्स नॉट अ गुड नेम, इसको बदल के उन्हीं के औरंगाबाद, एक तरह से हम औरंगज़ेब को एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वो हम नहीं करना चाहिए जो, और हमें इसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे कर देना चाहिए। तो ये वहाँ की रूलिंग पार्टी बोल रही है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल एक लिंक है, बट आपको 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 ये पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी का नाम जो है वो बदलने की बात हो रही है और क्यों बदलने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। तो इस पे ये भी देख लेना कि 1995 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर देना चाहिए, ठीक है? तो ये ही एक जो कंट्रोवर्सी है दोबारा रिवाइव होगी और इसके ऊपर बात चल रही है कि इसका नाम चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको गो अहेड दे दिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, और 2:1 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको गो अहेड दे दिया है। तो ये है क्या प्रोजेक्ट, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट ऑफ कोर्स इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, पूरा सेक्रेटरीट न्यू बनाना चाहता है, जो और राजपथ पर बनाना चाहते हैं। राजपथ कौन सा एरिया है? जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में एरिया है दिल्ली में, वहाँ पर उस स्ट्रेच पर इसको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके साथ ही बनाई जा रही है, और वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। और ये जो सेक्रेटरीट है हमारा, सेक्रेटरीट क्या होता है? जो सरकारी जो तंत्र होता है जो जहाँ पर काम करता है, आपको पता ही होगा, आपके स्टेट्स में भी होता है ये सेक्रेटरीट, स्टेट सेक्रेटरीट होता है, ऐसे सेंट्रल सेक्रेटरीट भी है, जिसमें साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ पर सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो हमारा एक तरह से काम चलता है जहाँ पर जितने भी मिनिस्ट्रीज़ का, ठीक है? अब प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है उसको साउथ ब्लॉक के पास बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास आ जाएगा वो रेजिडेंस भी। वाइस प्रेसिडेंट का हाउस जो है वो नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाने की बात कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जी का हमारे हाउस है उसको डिमोलिश कर देंगे, ठीक है? नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जो हमारा एग्जिस्टिंग एक तरह से सेक्रेटरीट है उसको म्यूजियम बनाने की बात कर रहे हैं कि उसको कन्वर्ट कर देंगे म्यूजियम में, और जो न्यू हमारा सेक्रेटरीट है वो तो राजपथ पर बन रहा है, वो आपको पता ही लग गया है। और जो हमारी नवी पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है वो इतनी बड़ी है, मतलब 64,500 स्क्वायर मीटर्स की है। इसमें 888 एमपीज़ लोकसभा के और 384 एमपीज़ राज्यसभा के बैठ सकेंगे, और हर पार्लियामेंटेरियन के पास अपना अपना सेपरेट ऑफिस होगा इस कॉम्प्लेक्स में। तो आप सोचो कितनी बड़ी ये बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है। तो अब आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि जो ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसको तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 2022 में ही कंप्लीट कर लिया जाए, जब हमारे देश के 75 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। और जो लेकिन पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये सेंट्रल विस्टा पूरा प्रोजेक्ट है, मतलब जिसमें सेक्रेटरीट भी आ जाएगा, फिर ये प्राइम मिनिस्टर के का रेजिडेंस और ये वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगी। इनका पूरा कोशिश है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो बाय बाय नेक्स्ट ईयर बन जाए, ठीक है? अब इसको चैलेंज क्यों किया गया था? कुछ पिटिशंस डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, कहा गया था कि इसमें इन्वायरमेंट के कुछ कंसर्न्स हैं। फिर इसका प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया है कि इसको एक तरह से रेगुलेटरी जो क्लियरेंसेस मिली है वो सही तरीके से नहीं हुई है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को खारिज करके इसके फेवर में वर्डिक्ट दे के कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कैन गो ऑन, और ये अब जो प्रोजेक्ट है वो अब शुरू हो जाएगा, ठीक है?
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रैंड रेनेसा डैम। अब ये ग्रैंड रेनेसा डैम कौन बना रहा है? इथोपिया बना रहा है नाइल रिवर के ऊपर। और उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट, ये सब कह रहे हैं, आई मीन सूडान एंड इजिप्ट कह रहे हैं कि वो उनको जो नाइल रिवर का वाटर है वो एक तरह से उनको डाउन स्ट्रीम जो कंट्रीज़ हैं उनको अफेक्ट होगा अगर वहाँ पर डैम बन जाता है, तो फिर वो वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ रही है, वो इथियोपिया को इस डैम को बनाने से मना कर रहे हैं, ठीक है। अब डिस्प्यूट क्या है ये? जो ग्रैंड रेनेसा डैम पावर प्रोजेक्ट है वो इथियोपिया बना रहा है और ये अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम होगा जो कि नाइल रिवर पर बनेगा और युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट से निकलेगा। तो इजिप्ट को क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि इजिप्ट जो है वो डाउन स्ट्रीम कंट्री है, तो उसके पास पानी कम पहुंचेगा अगर इसके ऊपर ऐसा डैम बन जाता है नाइल रिवर के ऊपर, तो ठीक है। तो ऐसी सूडान जो है उसके उसको भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि उनके पास पानी की कमी हो सकती है अगर इथोपिया जो है वो एक तरह से डैम का यूज़ करके पानी को कंट्रोल कर पाएगा। तो एक तरह से सारे की सारी जो कन्फ्लिक्ट है वो नाइल रिवर का कन्फ्लिक्ट है कि उसके ऊपर जो पानी आ रहा है वो उसको कंट्रोल कोई ना करे। अब इथोपिया क्यों बनाना चाहता है ये डैम? ठीक है, वो जब क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहता है अपनी पॉपुलेशन के लिए। और वो ये सोच रहा है कि 6000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी इससे, और इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी से वो अपनी नीड्स को भी पूरा कर लेगा और केन्या, सूडान, एरिट्रिया और साउथ सूडान की जो पॉपुलेशन है उसको भी वो इलेक्ट्रिसिटी बेच के रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लो कि 2011 में ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया था और ये ब्लू नाइल जो ट्रिब्यूटरी है नाइल की उसके ऊपर बनना शुरू हो चुका है प्रोजेक्ट। अब ये बर्ड फ्लू हमारा टॉपिक है, ये न्यूज़ में चल रहा है, आपको पता है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है कि बर्ड फ्लू जो है वो फैलता जा रहा है, जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ठीक है। ये एक बहुत हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ है जो कि फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स कौन कौन से होते हैं? चिकन्स, टर्की, क्वेल्स, गिनी फाउल एटसेट्रा, जो भी है जो फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स होते हैं, और पेट बर्ड्स और वाइल्ड बर्ड्स को भी अफेक्ट कर सकता है ये बर्ड फ्लू, ठीक है। सबसे पहला ये बर्ड फ्लू का जो केस है वो हांगकांग में आया था 1997 में, और ये ह्यूमंस तक को भी अफेक्ट कर सकता है जो ये बर्ड फ्लू जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, बट ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस नहीं है ह्यूमन में, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बहुत ही कम चांस है इसमें, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ये आपको क्या होगा कि आपके पूरी की पूरी पोल्ट्री जो है, आपका जो बिज़नेस वो ठप हो सकता है अगर सारे बर्ड्स को ऐसे बीमारी हो जाती है तो वो मर जाएंगे, तो एक तरह से आपका पोल्ट्री का पूरा बिज़नेस जो इंडस्ट्री वो ख़राब हो सकती है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है वो बर्ड फ्लू है, जैसे H5N1 जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और वो जो है सबसे ज़्यादा हार्म करता है पोल्ट्री को। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है कि गुड हाइजीन रखें, बायोसिक्योरिटी मेजर्स स्ट्रिक्ट हो, और अभी आजकल क्या चल रहा है कि जो ये हमारे बर्ड्स जो इन्फेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से, उनकी कलिंग चल रही है। कलिंग क्या होता है? स्लॉटरिंग, मतलब मार देना उनको, ताकि जो है वो वायरस जो है वो दूसरे बर्ड्स में स्प्रेड ना हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है यूरेनियम एनरिचमेंट बाय ईरान। तो ईरान जो है उसने अपने फोर्दो जो उनका अंडरग्राउंड फैसिलिटी है वहाँ पर जो है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम शुरू कर दिया 20%, अप टू 20%, मतलब कि एक तरह से अब वो बहुत क्लोज आ गया है कि वो जो वेपन ग्रेड से बनाने के लिए, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 90% तक की एनरिचमेंट चाहिए होती है यूरेनियम की, यूरेनियम 235 की। तो ऑलमोस्ट अब ईरान जो है वो टेक्निकली एक स्टेप अवे रह गया है सिर्फ वेपन ग्रेड लेवल बनाने के लिए, जो न्यूक्लियर एक तरह से यूरेनियम का, ठीक है। तो लास्ट डेकेड में जब ये बनाने की कोशिश की थी ईरान ने, तब इसराइल ने जो है एयर स्ट्राइक्स करके उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़राब कर दिया था, एक तरह से तबाह कर दिया था। अब 2015 की एटॉमिक डील में जो है वो ये कहा गया था कि उनको नहीं बनाना है ये, लेकिन वो बना रहे हैं, तो इसके एक तरह से जो है क्लॉजेस जो है वो वायलेट हो रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो ईरान की न्यूक्लियर डील है वो JCPOA, जिसको हम कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें से अब जो है वो US निकल चुका है। तो US जो है इसमें से बैकआउट कर चुका है। तो जो ईरान है वो कह रहा है कि दैट ईरान वाज इज़ वेल विद इन इट्स राइट टू एनरिच यूरेनियम अप टू 20%। वो कह रहा है कि 20% तक का यूरेनियम को एनरिच करने के लिए परमिशन थी इस डील के अंदर। लेकिन जो आसपास की कंट्रीज़ है, खासकर इजराइल और सऊदी अरेबिया और जो US है, वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसी कोई परमिशन नहीं थी, और एक तरह से आप ईरान न्यूक्लियर डील का जो आप वायलेशन कर रहे हो, ठीक है।
ईरान न्यूक्लियर डील जो थी 2015 में साइन हुई थी यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, मतलब P5+1। P5 कौन से कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी हैं? यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। और +1 कौन सी थी? जर्मनी। तो इनके साथ ईरान की डील साइन हुई थी कि वो अपने जितने भी सेंट्रीफ्यूज के होते हैं, जहाँ पर एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, और वो न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है वो ओपन रखेगा। कुछ जो जो सारों को तो नहीं करना था आईएई के इंस्पेक्शन के लिए, बट कुछ जहाँ पर शक था इनको, इन कंट्रीज़ को कि यूरेनियम का जो है वो गलत यूज़ कर सकता है ईरान, तो उनको आईएईए इंस्पेक्शन के लिए ओपन कर दिया था ईरान ने, और एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और इसको रेगुलेट किया था। ऑफ कोर्स ईरान इज सेइंग दैट वी ओनली promise to regulate it, we did not promise to discontinue it। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि हमने 20% तक का तो लेवल की हमारे को परमिशन है, तो हम वो करने जा रहे हैं, और वो पहले ही बता रहे हैं उस चीज़ के लिए, ताकि आईएई को वो पहले ही बता रहे हैं कि वो करने लगे हैं। और वो कह रहे हैं कि ईरान इस सही कि वो इसका पीसफुल न्यूक्लियर रिएक्टर में ही यूज़ करना चाहते हैं, वो इससे बॉम्ब बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब रेजोल्यूशन 2231 जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आया था, और जिसमें कहा गया था कि अगर एक स्नैपबैक प्रोविजन था उसमें उसका मतलब है कि अगर ईरान जो है वो इस रेजोल्यूशन को, इस न्यूक्लियर डील को वायलेट करता है, तो उसके ऊपर जो सैंक्शंस है वो दोबारा लग जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में जो है ईरान न्यूक्लियर डील है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो JCPOA का इशू क्या था कि यूएस ने क्या डिमांड्स रखी थी? यूएस ने कहा था कि आईएईए को सारी की सारी, आप जो न्यूक्लियर आपका प्रोग्राम है वो सारे का सारा एक्सेस दो। ठीक है, एनरिचमेंट को रोको, और अपने हैवी वाटर रिएक्टर्स को क्लोज कर दो। अब ये सारी जो डिमांड्स हैं वो ईरान न्यूक्लियर डील होने के बाद यूएस ने, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने ये वाली डिमांड्स रखी, जिसको ईरान ने नहीं माना, इसलिए उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लिया था। ठीक है, ये आप डिमांड्स देखो कितनी स्ट्रॉन्ग डिमांड्स है। अपना सारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करो, एक्सेस टू ऑल साइट्स इन कंट्री दो हमको, रिलीज़ यूएस एंड अदर सिटीजन्स जो कि आपने कंट्री में अलग अलग चार्जेस पर अरेस्ट किए हुए हैं, टेरर सब ग्रुप्स को जैसे हमास और हेजबोल्ला को सपोर्ट बंद करो, इराक गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करो, हुथीज जो है यमन में उनको सपोर्ट बंद करो, अपनी सीरिया से फोर्सेस को विड्रॉ करो। बहुत सारी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रखी थी, जिसको ऑफ कोर्स ईरान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इट वाज नॉट मेंट टू बी एक्सेप्टेड बाय ईरान आल्सो। तो इसलिए यूएस ने पुल आउट कर लिया था इस डील से, JCPOA से। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, और अगर अब दोबारा सैंक्शंस लग जाते हैं ईरान के ऊपर, तो उससे क्या होगा इंडिया के लिए? ऑयल प्राइसेस राइज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो उससे इन्फ्लेशन और फिस्कल इश्यूज, एक तो पहले ही हमारे कोविड सिचुएशन में इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी इज डीलिंग विद क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, और अगर ये ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन आ जाएगी और फिस्कल इश्यूज हो सकते हैं हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी बहुत इफेक्ट होएगी अगर वहाँ पर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो गया ईरान और वहाँ पर जो ये यूएस के बीच में, या फिर ईरान और इसराइल के बीच में। और इंडिया के एक तरह से 6 बिलियन इंडियंस वहाँ पर वर्क करते हैं गल्फ़ में, तो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी सिचुएशन भी और अराइज़ हो सकती है। और अगर ईरान के ऊपर अब सैंक्शंस लग जाते हैं, तो इंडिया का समझ लो चाबहार पोर्ट है जो, या फिर जितना भी इंडिया डील करता है ईरान के साथ, या फिर ऑयल भी परचेज़ करता है, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाएगी कि उनके साथ हम डील नहीं कर पाएंगे विदाउट इनवाइटिंग सैंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आप MCQs कर लेना। इसके अंदर ना एक आर्टिकल आया है एडिटोरियल सिंप्लीफाइड में, मैंने शेयर किया है ये, यूएनएससी टेन्योर, इंडियाज़ यूएनएससी टेन्योर। तो ये हमारे राजामोहन जी जो है उन्होंने लिखा है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये आपको एक रेडीमेड आंसर मिल रहा है कि इंडिया का यूएनएससी का जो टेन्योर है नॉन परमानेंट एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ये शुरू हो गया है, तो इंडिया को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए इंडिया के। तो ये एडिटोरियल जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपको शेयर किया है। प्लीज़ इसको रीड करना, आपको इसको आप सेव भी करके रख लेना अगर आप चाहते हो कहीं, और इसको आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो, और आप इसको बार बार आप इसको रिवाइज़ कर सकते हो एक तरह से। और इसमें डिफरेंस दिया गया है कि पहले क्या सिचुएशन थी, बैकग्राउंड बताया गया है, और अब करंट में क्या सिचुएशन है, तो इंडिया को कैसे जो है अपने एक तरह से इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, प्लीज़ डू रीड इट, और we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.